विद्यार्थियों, हम पढ़ेंगे एंजाइमों का नामकरण एवं वर्गीकरण। तो एंजाइमों का नामकरण एवं वर्गीकरण, तो सबसे पहले हम एंजाइमों का नामकरण पढ़ते हैं, जो नोमेनक्लेचर है। आप जानते हैं प्रारंभ में जो एंजाइमों का नाम है वो रूढ़ पद्धति के आधार पर लिया जाता था, जिसे ट्राइबल नेम कहते थे। उसे क्या कहते थे? ट्राइबल नेम, TRIBAL, ट्राइबल नेम। जो रूढ़ नाम थे उनका कोई स्रोत नहीं था, कोई आधार नहीं था, जैसे पेप्सिन, ट्रिप्सिन, टाइलिन, रेनिन। इनका कोई स्रोत नहीं था, आधार नहीं था, कोई अर्थ नहीं था। उस आधार पर इनका नामकरण करते थे। ध्यान रखें, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, टाइलिन, रेनिन। ये एंजाइम वैसे कोई स्रोत आधार नहीं था इनका, ना इनका कोई अर्थ था। इस आधार पर इनका एंजाइमों का नाम रखा गया। प्राचीन समय से, पुराने समय से लिया जाता था। लेकिन वर्तमान में जैसे जैसे हमारा ज्ञान बढ़ता गया तो नामकरण की क्रियाविधि आती गई और नामकरण बदलता रहा। तो उस आधार पर हम नामकरण की विभिन्न शैलियों को पढ़ेंगे, जिनमें अलग अलग पैटर्न हैं, जिनके आधार पर एंजाइमों का नामकरण किया गया है। तो बच्चों देखते हैं। नंबर 1 है क्रियाधार पर आधारित वर्गीकरण। क्रियाधार पर आधारित जो वर्गीकरण है वो वर्गीकरण ये बताता है कि एंजाइम का क्रियाधार क्या है। तो यहाँ पर यह भी पता चलता है कि अभिक्रिया में क्रियाधार कौन है, तो क्रियाधार पर जोर डालता है। ये जो एंजाइम का नामकरण हम रखेंगे वो अभिकारक पर, क्रियाकारक पर जोर डालता है कि उसके आधार पर हमें एंजाइम के नाम से ये पता लग जाता है कि अभिकारक क्या है। तो अभिकारक के नाम के पीछे हम एक प्रत्यय लगाते हैं, एज प्रत्यय लगाते हैं अभिकारक के नाम के बाद, और एंजाइम का नाम बन जाता है। जैसे लिपिड अभिकारक है, क्रियाकारक है, और लिपिड में अगर एज प्रत्यय जोड़ दिया तो लाइपेज एंजाइम बन जाता है। तो ध्यान रखें, यहाँ हम इस लाइपेज एंजाइम से हमें ये भी पता लगता है कि अभिकारक कौन है, लिपिड है, और एंजाइम के बारे में पता लगता है। तो ये जो क्रियाधार आधारित पद्धति दी थी वो ड्यूलॉक्स ने दी थी 1883 में। ध्यान रखिए। इसी प्रकार उत्प्रेरित अभिक्रिया आधारित जो नामकरण है, इसमें यह पता लगता है कि जो एंजाइम है किस प्रकार की अभिक्रिया को उत्प्रेरित कर रहा है, वो अभिक्रिया किस प्रकार की है, अभिक्रिया का पैटर्न क्या है, अभिक्रिया की क्रियाविधि क्या है। तो अभिक्रिया की क्रियाविधि के नाम के आधार पर जो वर्गीकरण है, अर्थात यहाँ पर अभिक्रिया की क्रियाविधि का नाम हम देखते हैं कि क्या होता है, क्या क्रियाविधि है। उस क्रियाविधि के नाम में एज प्रत्यय जोड़कर एंजाइम का नाम रखा जाता है। जैसे ऑक्सीकरण एक अभिक्रिया है, जो किसी भी अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन का निकलना और ऑक्सीजन का जुड़ना होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो ऑक्सीकरण एक क्रियाविधि है जो कि चल रही है अभिकारकों में। अगर इस क्रियाविधि के नाम के बाद हम एज प्रत्यय जोड़ दें तो ऑक्सीडेज एंजाइम बन जाता है। तो इस एंजाइम से हमें यह पता लगता है कि ऑक्सीडेज अर्थात ऑक्सीकरण को प्रेरित करने वाला एंजाइम है ऑक्सीडेज। ध्यान रखें। इसी प्रकार क्रियाधार उत्प्रेरित आधारित वर्गीकरण, ये बिल्कुल डिफरेंट है। ध्यान रखिए, ये बिल्कुल ही अलग वर्गीकरण है, क्रियाधार उत्प्रेरित आधारित वर्गीकरण। इस वर्गीकरण में हम ये देखते हैं कि जो क्रियाधार है और उत्प्रेरित अभिक्रिया है, हमें उन दोनों के बारे में पता लगता है एंजाइम से, कि वो किस प्रकार की क्रियाधार पर कार्य कर रहा है और क्रियाविधि किस प्रकार की है, मतलब उसका पैटर्न क्या है, उसकी मैकेनिज्म क्या है क्रिया की। तो इन दोनों के बारे में जानकारी हमें मिल जाती है। लेकिन इन ऊपर वाली विधियों में हमें क्रियाधार में तो उत्प्रेरित क्रियाविधि के पता नहीं लगता था और इसमें क्रियाधार का पता नहीं लगता था, तो उल्टा हो गया। तो क्रियाधार वाली में तो हमें उत्प्रेरित अभिक्रिया की क्रियाविधि क्या है इसके बारे में पता नहीं लगता, और उत्प्रेरित अभिक्रिया में हमें ये पता नहीं लगता कि कौन से अभिकारक पर कार्य कर रही है। लेकिन यहाँ पे क्रियाधार और उत्प्रेरित आधारित, अर्थात यहाँ क्रियाधार के बारे में पता लग रहा है और उत्प्रेरित अभिक्रिया का पैटर्न क्या है, क्रियाविधि क्या है, उसके बारे में पता लग रहा है। देखते हैं बच्चों। जैसे एल ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज,
तो एल ग्लूटामेक यहाँ अविकारक है और डिहाइड्रोजिनेज क्रियाविधि है, ध्यान रखनी है। तो क्रियाविधि के बारे में पता चल रहा है, डिहाइड्रोजिनेज अर्थात हाइड्रोजन का यहाँ पे अलगाव हो रहा है, डिहाइड्रोजिनेज। तो इसका मतलब है यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है एक टाइप से। तो ध्यान रखनी है एल ग्लूटामेक डिहाइड्रोजिनेज। तो ये पोर्शन हमें ये बताता है कि अविकारक कौन सा है, एल ग्लूटामेक। डिहाइड्रोजिनेज क्रियाविधि को बता रहा है कि कौन सी क्रियाविधि है, हाइड्रोजन का अलगाव, ध्यान रखनी है, डी हटना हाइड्रोजनेज हाइड्रोजन का, तो ध्यान रखनी है। अब यहां भी जो प्रत्यय है, अगर हम नंबर 4 पर देखें, संश्लेषित उत्पाद आधारित, यहां बिल्कुल डिफरेंट है। जो उत्पाद बनता है किसी भी अभिक्रिया में, उस उत्पाद के आधार पर वर्गीकरण है। तो संश्लेषित उत्पाद के आधार पर जो वर्गीकरण है वो यहां पर दिया हुआ है, जैसे हाइड्रोसायनिक अम्ल। तो देखो ये अविकारक है, हाइड्रोसायनिक अम्ल है और सोडियम थायोसल्फेट है, हाइड्रोसायनिक अम्ल है और सोडियम थायोसल्फेट है, जो कि उत्पाद बनाते हैं रोडेनेट। अगर रोडेनेट में हम ईज प्रत्यय जोड़ते हैं उत्पाद में, तो यहाँ जो उत्पाद बनता है, उत्पाद में क्या जोड़ रहे हैं हम, ईज प्रत्यय जोड़ रहे हैं। तो उत्पाद क्या बना, रोडेनेट, और रोडेनेट से उत्पाद है तो उसमें ईज प्रत्यय जोड़ दिया तो रोडेनेज एंजाइम बन गया। तो ध्यान रखनी है, यहाँ केवल उत्पाद को लेते हैं, उत्पाद में प्रत्यय जोड़ते हैं। तो ये रोडेनेज किससे बनता है, हाइड्रोसायनिक अम्ल से और सोडियम थायोसल्फेट से, ध्यान रखनी है। नंबर 5, क्रमबद्ध नाम, जैसे सिस्टेमेटिक नेम बोलते हैं। जो IUCD थी, IUC, तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, जो नामकरण की 1955 में उन्होंने निर्धारित किया क्रमबद्ध नाम। तो ध्यान रखनी है, क्रमबद्ध नाम हमें अविकारक के बारे में, अविकारक की क्रियाविधि के बारे में और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। ध्यान रखनी है, अविकारक और अविकारक की क्रियाविधि क्या है और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी भी ये हमें देते हैं। जैसे एटीपी डीहेक्सोज, एटीपी डीहेक्सोज 6 फॉस्फो ट्रांसफरेज। तो यहाँ पे एटीपी और डीहेक्सोज वास्तव में क्या है, अविकारक हैं और 6 फॉस्फो ट्रांसफरेज, ये हमें क्रियाविधि के बारे में बता रहा है। तो कहने का मतलब है यहाँ पे एटीपी और इनके बीच अभिक्रिया होती है और जो ट्रांसफर हो रहा है एटीपी से फॉस्फेट का, वो डीहेक्सोज पर हो रहा है, 6 फॉस्फो ट्रांसफरेज, ध्यान रखनी है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी भी बताता है, अविकारकों के बारे में बताता है और महत्वपूर्ण अभिक्रिया के बारे में व अन्य महत्वपूर्ण सूचना भी देता है, ध्यान रखनी है। अब लास्ट है संस्तुति नाम, IUCD। संस्तुति रिकमेंडेड नेम है, ध्यान रखनी है। संस्तुति नाम उन्हें कहते हैं रिकमेंडेड नेम। जैसे हम कभी कभी ये देखते हैं कि बहुत बड़े एंजाइमों के नाम हैं, बहुत बड़े हो जाते हैं, तो उन बड़े नामों को सिफारिश की गई कि इन नामों के कोई शॉर्ट नाम हो, छोटे नाम हो, तो उस सिफारिश के आधार पर कुछ एंजाइमों के नाम छोटे रख दिए गए हैं। जैसे UDP गैलेक्टोज डी ग्लूकोज, ध्यान रखिए, UDP गैलेक्टोज डी ग्लूकोज 1 गैलेक्टोसिल ट्रांसफरेज, 1 गैलेक्टोसिल ट्रांसफरेज। तो यहाँ पे इस इतने बड़े एंजाइम, ये एंजाइम का बहुत बड़ा नाम हो गया, तो इसका शॉर्ट नेम जो रिकमेंडेड नाम है, संस्तुति नाम है, वो लैक्टोज सिंथेटिज है। कौन सा है, लैक्टोज सिंथेटिज। तो ये नाम क्या है, रिकमेंडेड नाम है इस बड़े एंजाइम का, लैक्टोज सिंथेटिज। तो यहाँ पे ध्यान रखें, एज प्रत्यय पहले वाले में भी जोड़ा जाता है लेकिन अविकारकों में, और नंबर 4 पर भी जोड़ा जा रहा है उत्पादों के बाद में, नंबर 3 पर भी जोड़ा, नंबर 2 पर भी जोड़ा जा रहा है क्रियाविधि के बाद में, और नंबर 3 पर भी यहाँ पे जिन्हें सब जुड़ा हुआ है। तो ये भी ध्यान रखने, सब में एज प्रत्यय जुड़ रहा है लेकिन क्रमबद्ध नाम और संस्तुति नामों में
नहीं जुड़ा हुआ है, ध्यान रखिए। तो यहाँ उदाहरणों को भी ध्यान रखें। उदाहरण पूछे जाते हैं कि संश्लेषित उत्पाद आधारित क्या है, हाइड्रोसायनिक सोडियम थायोसल्फेट। हाइड्रोसायनिक अम्ल और सोडियम थायोसल्फेट दोनों अभिकारक मिलकर रोडिनेट उत्पाद बनाते हैं। रोडिनेट उत्पाद में एज प्रत्यय जोड़कर रोडिनेज एंजाइम बनता है। तो यहाँ उत्पाद आधारित वर्गीकरण है, उत्पाद आधारित नामकरण नाम है एंजाइम का। तो रोडिनेट को रोडिनेज में बदल। इसी प्रकार एल ग्लूटामिक डिहाइड्रोजिनेज। डिहाइड्रोजिनेज आप जानते हैं क्रियाविधि को बता रहा है और एल ग्लूटामिक अभिकारक को बताता है। तो क्रियाधार और उत्प्रेरक आधारित नामकरण है ये डी ग्लूटामिक डिहाइड्रोजिनेज, ध्यान रखनी है। और लास्ट में हमने ये जो क्रमबद्ध नाम था एटीपी डी हेक्सोज 6 फॉस्फोट्रांसफरेज, एटीपी डी हेक्सोज 6 फॉस्फोट्रांसफरेज, जो कि अभिकारकों के बारे में बता रहा है और ट्रांसफर बता रहा है फॉस्फेट का, ध्यान रखनी है कि एटीपी से हेक्सोज पर डी क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है फॉस्फेट का। और संस्तुति नाम यूडीपी, गैलेक्टोज, डी ग्लूकोज, गैलेक्टोसिल, ट्रांसफरेज। तो उस कंप्लीट इतने बड़े एंजाइम का नाम हमने क्या रख दिया है, लैक्टोज सिंथेटेज। बच्चों आपने 6 प्रकार के आधार रखे और इनके अलावा ये रूढ़ नाम ट्राइबल नेम था, आपने बताया था कि उसका कोई आधार नहीं था, स्रोत नहीं था, कोई अर्थ नहीं था। जैसे पेप्सिन, ट्रिप्सिन, रेनिन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, रेनिन और टायरिन, इनका कोई अर्थ नहीं है, फिर भी इनका नाम इनको एंजाइम के रूप में जानते हैं। तो बच्चों इस टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।